आने रहे। तो टॉपिक है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ये कीनेसियन कॉन्सेप्ट है। ये हमारा कीनेसियन कॉन्सेप्ट है। According to James Keynes, nation's output depends on its stock capital and increase in the stock of capital increases output. अब केन्स कहते हैं कि एक मुल्क की या इकोनॉमी की आउटपुट डिपेंड करती है उसके कैपिटल के स्टॉक पे कि उनके पास कितना कैपिटल है। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा, जितना ज़्यादा सरमाया होगा, उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी। सॉरी, मुझे थोड़ा फ्लू है। तो इंक्रीज इन कैपिटल लीड्स टू increase in output. Here Keynes का कहना था, extent of increase in output due to increase in investment depends on the productivity of the new capital. अब हर कैपिटल, नया कैपिटल इंस्टॉल करने से आउटपुट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो नया कैपिटल कितना प्रोड्यूस कर सकता है। देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ द न्यू कैपिटल। अब हर एक कैपिटल के यूनिट की प्रोडक्टिविटी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है ना, जिस तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ लेबर होती है, वो भी यही होती है ना कि हर एक लेबर अलग से, हर एक लेबर की अपनी अपनी प्रोडक्शन कितनी है। इसी तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी यही है कि कितना % उसका हमें फ़ायदा हो रहा है उस नए कैपिटल का, वो है हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो उसकी अगर हम डेफिनेशन लिख लें सही तरह, अब इसकी जनरल डेफिनेशन तो यही है जो हमें समझ आती है कि MEC इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेनेबल ऑन अ न्यू एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। जब हम नया कोई एसेट लेते हैं, जब हमारे उसमें चेंज आता है, हमारे कैपिटल में वो बढ़ता है, जिस तरह से लेबर बढ़ता है, तो उस नए लेबर की एफिशिएंसी क्या है या उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी अकेली की अपनी सारे लेबर को मिलाकर नहीं। इसी तरह जो नया हमने उसका कैपिटल का यूनिट इंस्टॉल किया, जो हमने एसेट इंस्टॉल किया है, उसकी लाइफ टाइम में वो कितनी हमें अर्निंग देगा या फिर वो हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी देगा, तो वो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब लेकिन केन्स ने इसको मैथमेटिकली इसको अलग से वो किया, एक्सप्लेन किया। वो अब हम लिख लेते हैं केन्स की अलग से इसकी डेफिनेशन, जो उसने मैथमेटिकल इसकी एक डेफिनेशन दी है कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। The rate of discount which makes the present value of the prospective yield from the capital asset equal to its सप्लाई प्राइस। अब ये वो रेट ऑफ डिस्काउंट है या फिर वो एक परसेंटेज है जो इक्वेट करती है हम जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू की हमारी जो प्रॉफिट होगा उसको फ्रॉम द कैपिटल, जो हमें उस कैपिटल एसेट से प्रॉफिट होगा उसको उसकी सप्लाई प्राइस से, यानी कि प्रॉफिट को उसकी सप्लाई प्राइस से जो इक्वेट करता है ना, जो परसेंटेज, वो हमारा जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो हमारा MEC होता है। अब ये डेफिनेशन इस तरह से समझ नहीं आएगी, इसका अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कैसे हमारा मतलब क्या है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि MEC में क्या क्या सोचा जाता है। जब एक नया बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है तो फिर वो MEC को किस तरीके से उसका यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अब कोई बिजनेसमैन है, वो जब इन्वेस्ट करता है किसी भी नए कैपिटल में, तो वो उसके ऊपर नेट रिटर्न क्या है वो फाइंड करने की कोशिश करता है कि मुझे इसकी पूरी लाइफ में कितना नेट रिटर्न मिलेगा। अगर वो जो नेट रिटर्न है वो उस कैपिटल की प्राइस से ज़्यादा है तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। और सिर्फ यही चीज़ कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन, सिर्फ यही चीज़ अकाउंट में नहीं लेता, वो इंटरेस्ट रेट को भी अकाउंट में लेता है। अगर MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है फिर ही वो उसमें करेगा। अब हम ये चीज़ें लिख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो MEC जो है वो सप्लाई प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। MEC सप्लाई प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। वो क्यों ज़्यादा होना चाहिए? अगर वो इतना ज़्यादा, वो जितनी उसकी सप्लाई प्राइस है इतना वो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा तो फिर क्या फ़ायदा है इसका। वो मतलब वो तो हमें महंगा पड़ रहा है एसेट, वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा। और दूसरा, MEC इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होना चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट से MEC का क्या ताल्लुक़ है? वो ये ताल्लुक़ है कि MEC क्या होता है, उस कैपिटल पे जो हमें प्रॉफिट आ रहा है, एक तरीके से वही है ना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या फिर उससे प्रॉफिट नहीं तो उसके हमें जो यील्ड मिल रही है, जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है, जो आउटपुट मिल रही है, तो हम उसमें पैसा लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, वो हमें उसका प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे पास 5%, ठीक है, और इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट है 7%, तो इसमें वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि
इससे अच्छा है 5% प्रॉफिट कमाने से कि वही पैसे वो बैंक में रख ले और वो 7% इंटरेस्ट अर्न करे, फिर वो तो इस प्रॉफिट से ज़्यादा हुए ना। ये जो हमारा आई है, जब ये एमईसी से ज़्यादा होगा, जब ये एमईसी से ज़्यादा होगा तो फिर ये होगा कि वो उससे बेहतर है कि वो इन्वेस्टर जो है वो पैसे रखवा ले अपने बैंक में और इंटरेस्ट रेट ले ले। या फिर अगर वो लोन ले रहा है बैंक से तो फिर तो उसको उल्टा नुकसान ही पड़ जाएगा, उसको 7% इंटरेस्ट पे करके वो 5% अपनी आउटपुट या फिर उसको यील्ड मिल रही है, तो फिर ये तो उसका नुकसान ही होगा। अब हम अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इसमें इन्होंने डिस्काउंट रेट की बात की है, प्रेजेंट वैल्यू की और प्रोस्पेक्टिव यील्ड की, और ये सारे क्या होते हैं, ये बुक में दी हुई है प्रेजेंट वैल्यू। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा 100 अपने डिपॉजिट करा देता है उसमें बैंक में 100, और इंटरेस्ट रेट क्या है, वो इंटरेस्ट रेट करता है उसका इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 6%। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उसकी, मतलब उसे एंड ऑफ द ईयर क्या मिलेगा, जब उसका पीरियड एंड होगा, उसका पीरियड है, टाइम पीरियड है 1 ईयर, उसका टाइम पीरियड 1 ईयर है। तो अब एंड में उसे क्या मिलेगा, वो इस 100 की फ्यूचर वैल्यू होगी। तो वो हम कर लेंगे इस तरह से, आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई और इनटू प्रेजेंट वैल्यू। आर हमारा फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और 1 प्लस आई, 1 में हम प्लस करेंगे हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, 0.06, और प्रेजेंट वैल्यू जो हम डिपॉजिट करा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो है 100। तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम ये सारा मैथ करेंगे तो 106। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये हम इसलिए करें क्योंकि एमईसी का कॉन्सेप्ट बेस इस पे कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पे। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है कि इसी में से हम निकालेंगे। देखो ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई इंटू प्रेजेंट वैल्यू। तो इधर हम प्रेजेंट वैल्यू समझो उधर ही रहे अपनी जगह पे, ये है प्रेजेंट वैल्यू, इसको इक्वल कर दें, इक्वल है ये आर के, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आई। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। इसी तरह हम इसको फाइंड कर लेंगे। फ्यूचर वैल्यू हमें समझो पता है 106 है, उधर 1 प्लस 0.06 है, इसका आंसर 100 आ जाएगा। अब इन्हीं दो फार्मूला से हम वो भी निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं कि कितना है। जिस तरह प्रेजेंट वैल्यू का है आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 1 प्लस आई इंटू प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब हमने आई की वैल्यू निकालनी है, ये जो आई है, तो हम इधर कर लेंगे 1 प्लस आई अपनी जगह पे ही रहा है इज इक्वल्स टू आर, आर के तो ये इक्वल है, आर भी अपनी जगह पे। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा टू प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें क्योंकि सिर्फ आई चाहिए तो ये आई यहीं पे रहेगा, आर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इनटू ये 1 की प्लस, यहाँ 1 यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या थी 106, और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 100 और -1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.06 जो है 6%, जो कि हमारा इंटरेस्ट रेट है। इसलिए ये टॉपिक उस पर बेस करता है, एमईसी पे। ये जो है ना 6% जो हमारा फ़ायदा है, या फिर हमारे पैसों की प्रोडक्टिविटी है जो हमें एट द एंड ऑफ 1 ईयर मिल रहे हैं हमारी, जो इसी पे तो एमईसी पे ये हमारा प्रॉफिट है, फ़ायदा है। अब इंटरेस्ट कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी प्रॉफिट ही होता है, वो मनी को भी ऐसे कैपिटल ट्रीट करते हैं, तो ये हमारा फ़ायदा है। इसी तरह से जब हम कोई कैपिटल इस डेफिनेशन में जिस तरह से था, द रेट ऑफ डिस्काउंट, जो रेट ऑफ, ये एक रेट ऑफ डिस्काउंट है ना, जो कि प्रेजेंट वैल्यू को उसकी और उसकी जो उसकी प्रस्पेक्टिव यील्ड है जो बाद में हमें उसको मिलेगी उसको जो इक्वल करता है रेट, वो हमारा एमईसी होता है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, वो हमें जो उससे गेन मिलता है वो होता है। इसी फार्मूले पे ये बेस कर रहा है। देखो अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से एमईसी को वो करने फाइंड आउट करने पर।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम ले रहे हैं मशीन ले रहे हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल बुक में भी गिवन है। मशीन ले रहे हैं, कैपिटल एसेट है जिसकी सप्लाई प्राइस है 272.32 और वो ये उसकी सप्लाई प्राइस है और उसका लाइफ स्पैन क्या है, वो कितना अर्सा हमारे पास रहेगी, उसका लाइफ स्पैन है हमारे पास है 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स तक रहेगी और वो पर ईयर हमें कितनी यील्ड देगी, 100 यील्ड देगी वो हमें पर ईयर 100। तो हमारा इसका सप्लाई प्राइस को उसके फ्यूचर के साथ इक्वेट करने का ये फार्मूला है, एस पी इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आई प्लस आर टू, दूसरे ईयर में जो हमें मिलेगा तो दूसरे ईयर के साथ हम यहाँ पे स्केयर लगाएंगे, स्केयर प्लस इन दी एंड आर एन, जितने भी ईयर्स होंगे उतने ज़्यादा हम करते जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा एन। अब ये हमारा फ्यूचर वैल्यू उसकी, ये उसकी करंट जो प्राइस है उसके साथ इक्वेट करने का फार्मूला है। इससे हमें पता चलेगा कि उसकी 3 ईयर्स के बाद इस एसेट की क्या वैल्यू होगी, या फिर वो हमें टोटल 3 ईयर्स में वो हमें कितनी अर्निंग देगा, ठीक है। जब जो उसकी सप्लाई प्राइस के साथ उसको इक्वेट करेगा, जो परसेंटेज, वो हमारा एमईसी होगा। वो भी यहाँ पर जो आई है, यहाँ पे एसपी सप्लाई प्राइस है, आर हमारा एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट है, यानी कि कितना दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं वो हमें यील्ड जो है हमारी। फिर उसके बाद है डिस्काउंट रेट और एमईसी, ये आई है, ये डिस्काउंट रेट एमईसी को ही कहते हैं। ऊपर जो था डिस्काउंट रेट वो हम इंटरेस्ट रेट को कहते हैं तब जब पैसों की बात हो रही हो। अब किसी मशीनरी, किसी एसेट की बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट वही है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस कर है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है, तो ये उसी पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल ये 6% था हमारा, कि हमारा एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमें कितना उसका फ़ायदा होगा। इसी तरह इसका जो हमें परसेंटेज निकलेगा इस आय का, वो हमें बताएगा कि हमें कैपिटल में से एट द एंड ऑफ हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी वही वाली प्रेजेंट वैल्यू है और ये हमारी वही वाली फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सप्लाई प्राइस हमारी कितनी थी, सप्लाई प्राइस 272 पॉइंट, वो हमारी है 272.32 है हमारी सप्लाई प्राइस, और हमें प्रस्पेक्टिव यील्ड कितनी दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 1 है, और आर तो हमें अभी नहीं गिवन तो हम आर ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस आर 200, 1 प्लस आर प्लस टोटल 3 ईयर्स हैं तो हम 3 टाइम्स ही करेंगे, 100, 1 प्लस ये आई है, इंटरेस्ट रेट को आई भी कह सकते हैं, आर भी, मैं बार बार गलती से आर लिखे, 1 प्लस ये आई है, और ये इसका क्यूब आ जाएगा क्योंकि हम 3rd ईयर में हैं। अब हम आई फॉर एग्जांपल हम 4% पुट करके देखते हैं, अगर वो 4% इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देगा तो मतलब हमारा 4% ही आई है। अब इसको हम 4% पुट करके देखते हैं, 0.04, 1 प्लस 0.04, यहाँ पे भी 0.04। अब जब तुम ये सारा सॉल्व करोगी तो इसका आंसर आएगा 277.50, और ये था हमारा, इसका था 272.32। ये तो आपस में इक्वल नहीं आ रहे। ऊपर तो हमने किया था कि आई वही होता है जब वो आपस में इक्वेट होते हैं, नहीं यहाँ पे इक्वेट किया था ना इनको, ये देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को जब इक्वेट करते हैं जो आता है वो आई होता है, वो हमारा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है या डिस्काउंट रेट होता है। तो ये नहीं आ रहा तो हम दूसरा ट्राई करेंगे, 5% ट्राई करेंगे। तो हम कर लेते हैं 272.32 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 प्लस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.04 का स्केयर क्योंकि सेकंड, 5 का स्केयर क्योंकि सेकंड ईयर है, प्लस 100, 1 प्लस 0.05 का क्यूब। तो ये इन दोनों को आपस में इक्वल कर है, 272.32 इज इक्वल टू, इसका आंसर वही आएगा, तुम करके देख लेना कैलकुलेटर पे, 272.32। अब ये दोनों आपस में इक्वेट हो गए, यानी कि ये जो है हमारा एमईसी ये सही है, तो हमारा एमईसी हो गया 5%। जब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को हम इक्वेट किया तो हमें पता चला है कि हमें
इस पे हमें 5% का प्रॉफिट मिलेगा, उस पर यील्ड मिलेगी हमें 5% की, या फिर हमें, तो अब ये डेफिनेशन ऊपर वाली समझ आ रही है। आ गई डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। दोनों को इक्वल भी कर लिया, हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट भी निकल गया, ये हमारा एमएसी आ गया। अब इस एमएसी को ग्रेटर होना चाहिए आई से, एमएसी को आई से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये 5% है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई अगर 4% है या 3% है तो प्रॉफिटेबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एमएसी कहीं 3% पे आ गया है, जो कि लेस देन है 4% जो हमारा वो इंटरेस्ट रेट है आजकल मार्केट में जो बैंक्स में चल रहा है, तो फिर हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है। अब हम इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अब केन्स कहते हैं कि जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते जाते हैं किसी भी फील्ड में, इकोनॉमी की फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम की फील्ड हो या फिर उसकी फील्ड हो, मशीनरी की फील्ड हो, तो हम जब नया प्लांट लगाते जाते हैं तो उसकी हमारी एमईसी कम होती जाती है। अब उसके वेरियस रीजंस होते हैं, वो रीजंस हैं हमारे, अब 3 रीजंस हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिक्लाइन करने के 3 रीजंस हैं। Along with increase in investment, the demand for capital goods rises, as a result prices rise। अब जब इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट में, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, तो जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, कैपिटल गुड्स, मशीन वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो इनकी सप्लाई प्राइसेस भी बढ़ती हैं। और जब सप्लाई प्राइस बढ़ेगी तो फिर हमारा एमईसी कम होगा, क्योंकि हमें सप्लाई प्राइस को उसके इक्वेट करना होता है ना, उसकी यील्ड के, तो वो आपस में जब हम इक्वेट करेंगे उन दोनों को तो फिर उसमें हमारा एमईसी कम आएगा। उसके बाद है हमारा व्हेन मोर कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम कैपिटल बढ़ाते जाते हैं तो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी कम होती जाती है। इस तरह हमने लेबर में पढ़ा है, जैसे जैसे लेबर का पर यूनिट बढ़ाते जाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन हर एक लेबर की अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कैपिटल में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक मशीन पर 3-4 लोग काम कर रहे थे, उसको सही तरह यूटिलाइज़ कर रहे थे, अब मशीनरी की तादाद बढ़ गई है और बिज़नेस बड़ा हो गया तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल है, और लोग जो मशीन चला रहे हैं वो भी उनको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा तो उसकी पर यूनिट जो आउटपुट है उसकी कैपिटल की वो कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन कम होती है उसकी वो फ्यूचर वैल्यू दूसरी साइड पे हमने ली थी इक्वेशन की राइट साइड पे, वो कम होगी, तो जाहिर सी बात है हमारा एमईसी भी डिक्लाइन करेगा। इसी तरह जैसे जैसे हमारी उसका कैपिटल इंस्टॉल ज़्यादा हो जाता है, हमारा एमईसी पर यूनिट कैपिटल, ओवरऑल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होती है लेकिन पर यूनिट जो कैपिटल पे हर अलग यूनिट पे अलग से जो हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही होती है वो कम होती जाती है। द प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इंक्रीज ड्यू टू मोर प्रोडक्शन। अब आप उस पे होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। मशीन्स जो आपकी वो फॉर एग्जांपल किसी की मशीन बना रही है, कार्स बना रही है, तो अब जब बहुत ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, जब आपके पास एसेट बहुत ज़्यादा है, मशीनरी बहुत ज़्यादा है बनाने के लिए, तो उनकी मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी प्राइस डिक्रीज़ होती है, फिर आपके रिटर्न्स कम होंगे। जो राइट साइड पे था इक्वेशन की, एक साइड पे सप्लाई प्राइस दूसरी साइड पे रिटर्न था, वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी हमारा एमईसी डिक्लाइन करेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप कैपिटल ज़्यादा लगाते जाते हैं आपका वो डिक्रीज़ होता जाता है, एमईसी डिक्रीज़ होता जाता है। अब इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने सारा लिख लिया, हमने डायग्राम का डेटा लिख दिया है, और इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम नया कैपिटल लेते जा रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करती जा रही है। फॉर एग्जांपल जब ये 2000 है तो फिर हमारा ये 10% है, एमईसी हमारा एमईसी परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमारी इन्वेस्टमेंट है थाउजेंड्स में है, ये 2000 4000। अब 4000 इन्वेस्टमेंट है तो एमईसी 8% है ये वाला। अब 6000 हमारी इन्वेस्टमेंट है तो एमईसी यहाँ पे इक्वल है। जब 8000 है तो 4% है,
जब 10,000 है तो 2% है। इसी तरह से हमारी एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनेगी जो हमारी MVC कर्व होगी कि इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये थी इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। अब ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है इसमें बुक में कि जब MVC और इंटरेस्ट रेट इक्वल हो जाते हैं वो ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल कहलाता है या फिर वो ऑप्टिमल लेवल होता है इकोनॉमी में। जब MVC इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट, ये दोनों डिस्काउंट रेट जब आपस में इक्वल होते हैं तो फिर ये हमारा ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल कहलाता है इकोनॉमी में। मैं बात बताना ज़रूरी थी। डेट से कुछ रह गया हो तो बता देना।